19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਹ ਸੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे साथ प्रेम में आप राजीव रंजन जी को देख रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर ये बात समझने में दिक्कत हो रही है कि पहले हिंदी भाषियों पर अत्याचार और अब बंगालियों पर अत्याचार, लगातार ये आरोप निकलकर सामने आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में बंगालियों पर अत्याचार हो रहा है। नाम पूछ पूछ कर, चुन चुन कर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। आखिरकार क्या वजह नजर आ रही है कि एक बार हिंदी के बाद बंगाली पर निशाना और फिर आगे क्या कोई और भी होगा? विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये हिमांशु जी दिख रहा है पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि नरेंद्र मोदी सरकार के पास में ओरिजिनल आइडियाज की बहुत कमी है। जो भी ये अमेरिका में घटित होते हुए देखते हैं उसी को वो भारत में लागू करना चाहते हैं। अमेरिका में ये देख रहे हैं कि कैसे जो है इमिग्रेंट्स के नाम पे जो है पकड़ पकड़ के लोगों पे अत्याचार किया जा रहा है, लोगों को पकड़ पकड़ के बंद किया जा रहा है। उनके ऊपर में कई तरीके के मानवीय जो हैं वो ऐसे अत्याचार किए जा रहे हैं जो एक सिविल सोसाइटी, जो एक सभ्य समाज में कतई नहीं होने चाहिए। वही चीज जो है हम भारत में नरेंद्र मोदी सरकार के अंडर में देख रहे हैं। गुड़गांव में जिस तरीके से बंगाली स्पीकिंग लोगों को पकड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है और फिर उठा के उनको जबरदस्ती बांग्लादेश जो है रवाना किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो भारत के सिटीजन्स हैं, जो आधार कार्ड और वोटर कार्ड दिखा रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको डिटेन किया जा रहा है। उनके ऊपर में तमाम तरीके की जो है निर्मम जो है कार्रवाई की जा रही है। ये कुछ नहीं है, ये कॉपी पेस्ट मॉडल है। अमेरिका में जो हो रहा है उसको देख के यहाँ पे जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और मुझे आपने बहुत सही कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां भी सरकारें हैं वहीं ऐसा क्यों हो रहा है। बॉम्बे में बिहारियों को, यूपी के लोगों को पकड़ के जो है, उत्तर भारतीय लोगों को पकड़ के जो है जबरदस्ती मराठी नहीं बोलना आता बोल के मारा जा रहा है। तो ये विभाजनकारी शासन नीति जो है, ये विभाजनकारी शासन नीति जो है बहुत ज्यादा दिनों तक चलने नहीं वाली है। जो तीसरी अहम सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भारतीय जनता पार्टी डिवाइड एंड रूल की जो इनकी पॉलिसी है उसमें बहुत ज्यादा विश्वास रखती है। कभी ये धर्म के नाम पे डिवाइड करती है लोगों को, कभी ये भाषा के नाम पे डिवाइड करती है लोगों को, कभी प्रांत के नाम पे डिवाइड करती है लोगों को। तो ये सिर्फ डिवाइड करके, विभाजन करके ही जो है ये अपनी शक्ति को जो है वो मजबूत बनाती है। और उसी की कड़ी में हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के साथ क्या हो रहा है या गुड़गांव में बंगालियों के साथ क्या हो रहा है। चौथी अहम चीज जो इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि शायद ऐसा मान के भारतीय जनता पार्टी बैठ गई है कि 2026 के जो भी इलेक्शन होंगे पश्चिम बंगाल में, इसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारने वाली है। इसीलिए वो जो है उन्होंने पहले ही जो है समर्पण एक तरीके से कर दिया है और वो पश्चिम बंगाल के लोगों के ऊपर में अत्याचार कर रही है ये बोल के ये बांग्लादेशी है। हो सकता है कुछ बांग्लादेशी हो, पर सवाल ये उठता है कि ये बांग्लादेशी भारत में एंटर कैसे हुए। आप भारत में एंटर किए तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पिछले 11 साल से आपके अधीन थी, आपके पास थी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये लोग जो बॉर्डर पार करके इंडिया में आए हैं, ये बॉर्डर पार करके वापस अपने गांव में कभी अपने रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों से मिलने नहीं गए होंगे। तो जब ये वापस आए तो इनको कैसे आने दिया। अगर ये माना भी जाए कि ये 11 साल के पहले आए हुए लोग हैं, ये लोग कैसे आए, कैसे ये बॉर्डर जो है ये आना जाना ये लोग करते, मतलब इन्होंने किया है, इसके ऊपर में गहन चर्चा होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, जो नरेंद्र मोदी सरकार के प्रति पूरी तरीके से जवाबदेह है, क्या वो सुचारू रूप से काम कर रही है। जी हिमांशु। नहीं, आपने एक ये बात कही कि कैसे आ रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस। दूसरा ये कि वो अगर आधार कार्ड बनवाए ले रहे हैं, राशन कार्ड बनवाए ले रहे हैं या फिर उनकी वोटर आईडी बनी जा रही है, तो ये भी अपने आप में सवाल है। यही बात कह कर भारतीय जनता पार्टी किसी को भी
देश से बाहर कर सकती है? क्या ये नजर आ रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास, सरकार के पास कोई ऐसा प्रबंधन नहीं है जिससे फिल्ट्रेशन हो पाए। चुनावी तौर पर कहा जाएगा एनआरसी ले आएंगे, ये ले आएंगे, वो ले आएंगे, लेकिन कितना काम होता है उस पर? और जब चुनाव आते हैं तो एसआईआर जैसी प्रक्रिया होती है जिस पर विपक्ष हंगामा कर रहा है। तो ये सिर्फ चुनावी ढोल नजर आते हैं कि आप देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं, या फिर जो बाहरी लोग हैं उनको आप देश में एंटर नहीं करने देना चाहते? क्योंकि चुनाव जब नहीं होता है तब आप कितना काम करते हैं, ये मतलब देखना होगा, इसका आकलन करना बहुत जरूरी है। एकदम सही आप बोल रहे हो। और देखिए हिमांशु जी, इसमें सबसे बड़ी बात जो है भाई, ये आधार कार्ड डॉक्यूमेंट किसने इंडोर्स किया? ये भारत सरकार जो है, ये इसका एक तरीके से प्रमाण पत्र ये भारत सरकार द्वारा ही तो इसका प्रचार प्रसार किया गया है। आप याद कीजिए, जब कोरोना की वैक्सीन लेनी थी तो सबको आधार कार्ड का पंजीकरण उस टाइम में कराने के लिए बोला जा रहा था वैक्सीन लेते वक्त, कि भैया आप आधार कार्ड दिखाओ और फिर लो, और वो वैक्सीन में लग। तो जब लाइफ सेविंग ड्रग्स आपके अंदर इंड्यूस की जा रही है तब आधार कार्ड मांग रहे हो आप, ठीक है? और वोटिंग के टाइम पे आप बोल रहे हो कि नहीं ये गलत डॉक्यूमेंट है। यहाँ बांग्लादेशियों मतलब और बंगाली स्पीकिंग लोगों के संदर्भ में तो ये कहा जा रहा है कि ये लोग पश्चिम बंगाल का वोटर कार्ड भी एज एन एविडेंस एक्सेप्ट नहीं कर रहे। भाई पश्चिम बंगाल क्या भारत का हिस्सा नहीं है क्या? ये बोल रहे हैं आपने जाली फरेबी तरीके से वहां वोटर आईडी कार्ड बना लिया। तो जब बना लिया तो आपके अपोजिशन के जो लोग हैं, जो आपकी पार्टी के लोग हैं जो वहां अपोजिशन में है, वो क्या कर रहे थे? और आधार कार्ड तो पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। ये कैसे बन जा रहा है इतने आराम से? जब आपके डॉक्यूमेंट्स की वैधता जो है, प्रामाणिकता पे आप खुद ही सवाल उठा रहे हो, तो इससे समझ में आ रहा है कि आप किस तरीके का गवर्नेंस इस देश को दे रहे हो। आपका गवर्नेंस किस तरीके से एकदम जो है ढीला ढाला है, और सिर्फ मीडिया का एक क्रिएशन था कि बाप रे ये ऐसा शासन चल रहा है कि जिसमें कोई देश के अंदर आ नहीं सकता, कोई देश के अंदर घुसा नहीं है, इस तरीके की बातें की जाती थी। तो फिर ये लोग कहाँ से आए भाई? ये लोग कहाँ से? और आप जो है वो निर्दोष लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हो। इलेक्शन के टाइम में ये पहले आपने एकदम सही पॉइंट आउट किया कि पहले ये इलेक्शन के टाइम में इस तरीके की बातें करते थे। अब तो ये इलेक्शन नहीं है उसके मतलब बीच में इस तरीके के कार्यक्रम करने लग रहे हैं। और उसका रीजन ये कि ये अमेरिका में देख रहे हैं, ये एक नंबर के चिटिंग खो रहे हैं, इनके पास अपना दिमाग भी नहीं है। नकल के लिए भी अकल चाहिए आपको, आपने सुना होगा ये मुहावरा है। ये अमेरिका में देख रहे हैं, वहां के न्यूज़पेपर्स और हर जगह पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से इमिग्रेंट्स को डिटेन किया जा रहा है। उसी चीज को ये इंडिया में लागू कर रहे हैं। इनको लग रहा वैसी मीडिया का फुटेज मिलेगा, वैसी हिंदू लोगों के बीच में, इस देश के लोगों में इनका नाम होगा कि वाह नरेंद्र मोदी सरकार जो है कितनी सख्त हो गई है इमिग्रेंट्स को लेके, इलीगली जो बांग्लादेशी रह रहे हैं उनको लेके। पर मुझे एक बात बताइए हिमांशु जी, गुड़गांव जैसा शहर जो इंडिया को वन ऑफ द हाईएस्ट इनकम टैक्स पे करता है, उस शहर के अंदर में घरों में काम करने वाली मेड से लेके तो अमीर लोगों के कुत्तों को घुमाने के लिए जो लोग लेके जाते हैं, जो लोग ये बड़ी बड़ी कॉलोनियों में और फ्लैट स्कीम्स में जाके कचरा उठाते हैं, ये सारे लोग तो बंगाली स्पीकिंग है। आप इनको मार मार के भगा दोगे तो फिर गुड़गांव सुचारू रूप से काम कैसे करेगा? आपका दायित्व तो बनता है कि आप डॉक्यूमेंट्स चेक करो, जिनके पास में वैध डॉक्यूमेंट्स है उनको काम करने दो, जिनके पास में अवैध है आप उनको डिटेन करो, उनको वापस भेजो। आप सभी को एक ही हंटर से हाँक रहे हो, ये तो गलत है ना। और गुड़गांव में इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग, प्रोफेशनल लोग काम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनको ये अलाइड सर्विसेज मिल पा रही हैं। उनके ड्राइवर, उनका गार्बेज उठाने वाला, उनका घर में प्लम्बिंग करने वाला, उनके घर में काम करने वाली आने वाली बाई, ये सारे लोगों को आप ये हटा दोगे बोल के कि ये बांग्लादेशी और इलीगल है, तो भाई जो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं वो लोग भी अपना काम जो है सुचारू रूप से कर नहीं पाएंगे। इकोनॉमी बैठ जाएगी, भट्टा बैठ जाएगा इकोनॉमी का। जी मानसू जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये इस चीज को नहीं मान रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट आपके पास हैं वो वैलिड हैं, ये नहीं मान रहे हैं कि आप भारत के नागरिक हैं, तो ऐसे तो अगर देखा जाए तो हम लोगों पर अगर बात आए तो हम लोग कैसे साबित करेंगे कि हम भारतीय हैं? क्योंकि अगर हम भी बंगाली बोलने लगे, मान लीजिए अगर हम बंगाली बोलने लगे, तो क्या कल को नरेंद्र मोदी सरकार या फिर जो राज्य की सरकार है वो कहेगी नहीं आप बांग्लादेशी, आप यहाँ से चले जाइए, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे फर्जी हैं? सबसे पहला तो डॉक्यूमेंट बना कैसे,
जो बात आपने उठाई कि आए कैसे, डॉक्यूमेंट बनवा के अगर रह रहे हैं, तो ये सारा सिस्टम ही अगर घालमेल है तो फिर इसमें फिल्ट्रेशन हुआ क्या है? 2014 के बाद से कहा गया कि हम फिल्ट्रेशन करेंगे, इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई, फिल्ट्रेशन हुआ क्या है आज तक? नरेंद्र मोदी जी ने फोटो खिंचवाने के अलावा कौन सा काम किया है जिससे ये कहा जाए कि ये देश सुरक्षित हुआ है? बिल्कुल सही बात है। कहाँ आंतरिक तौर पे सुरक्षित हुआ? एक ही चीज हुई है कि जो पहले बम फूटते थे, हैं, वो बम फूटने बंद हो गए। उस बम में भी जो है वो बहुत सारे जो है कट्टर हिंदू धार्मिक संगठन के लोग जो है पकड़े गए थे, ठीक है, और वो लोग बरी भी हो गए बाद में, इनके शासन आने के बाद में, ठीक है, उनके ऊपर केस मुकदमे चले। तो ये बार बार वही चीज दिखाते कि बॉम्बे में जो बम फूट जाता था, दिल्ली में फूट जाते थे, वो सारी चीजें बंद हो गई। परंतु देश के अंदर में अब भाई देखिए, अगर क्लास का सबसे बदमाश बच्चे को ही मॉनिटर बना दिया जाए तो क्लास जो है अपने आप ही शांत हो जाती है, क्योंकि बदमाशी करने वाले लोग जो हैं वही मॉनिटर बन गए हैं। तो अब कौन हल्ला गुल्ला करेगा, कौन बदमाशी करेगा? उनके हाथ में डिसिप्लिन की जो है कमान दे दी गई है, उन्हीं के हाथ में डंडा है। तो वैसी स्थिति जो है वो देश पे लागू होती है भाई। जो एक छोटे से क्लासरूम में लागू होती है वही बड़े पैमाने पे देश पे लागू होती है। तो आंतरिक सुरक्षा के नाम पे बार बार जो मैं सुनता हूँ अपने दोस्तों के बीच में बहस, जो बातचीत चलती है, वो ये चलती है कि पहले जैसे बम फूटते थे अब नहीं फूटते। परंतु यदि आप उस चीज को निकाल दो, पहलगाम जैसी घटना हो गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही तो प्रधानमंत्री हैं, उनके रहते हुए इस तरह की घटना हो गई। उनका एक दिन पहले कार्यक्रम था, वो रद्द हुआ, किस बिना पर रद्द हुआ, और उसके बाद ये घटना हुई। उसके आरोपी आज तक नहीं पकड़े गए हैं। और तो और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो सेना का पूरा गौरव था, उसको भी अपने पास रख लेना चाहते हैं मोदी जी। तो उस पर भी तमाम सवाल है, वो भी जवाब नहीं। जम्मू कश्मीर एक अपवाद है, वो टेररिस्ट, वो डिस्टर्ब्ड एरिया, ठीक है, तो वहां तो कोई भी सरकार आएगी घटना होती रहेगी। इसमें आप ये मान के चलिए, या अभी इनकी सरकार है, हो गई। इसमें जो बड़ी बात है वो है कि आपने हल्ला गुल्ला बहुत मचाया कि हम बहुत डिसिप्लिन वाले हैं, बहुत सख्त शासन है, पर उसके बावजूद भी आप आज तक उन लोगों को पकड़ नहीं पाए जिन्होंने पहलगाम को अंजाम दिया। इसके लिए उनकी थुथू हो रही है। टेररिस्ट एक्टिविटी जम्मू कश्मीर में पहले भी होती थी, अभी भी हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ दूसरे एरियाज की। जैसे बॉम्बे में बम फूटते थे, वो बम फूटने बंद हो गए हैं। आप देखिए, याद कीजिए 2004 से 14 के बीच में बहुत बम फूटे हैं। उसके बाद में दिल्ली में फूटे, गुजरात में फूटे। तो मैं उसकी बात कर रहा हूं कि लोगों का ये मानना है कि वो बम फूटने अब बंद हो गए, तो इसीलिए ये आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं। परंतु साथ ऐसी बात है कि कई सारे बम विस्फोटों में तो बहुत कट्टर हिंदू धार्मिक संगठन के लोग पकड़े गए। तो हम कैसे ये मान लें कि सारे के सारे बम जो हैं वो मुस्लिम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने फोड़े हैं? नोबडी नोज। और अभी तो आप देखेंगे 4 दिन पहले जिन लोगों को 12 साल 14 साल के लिए जेल में डाल के रखा था मुंबई बम विस्फोट के लिए, ठीक है, ट्रेन में जो हुए थे, उनको बरी किया। कोर्ट ने बोला कि भाई आपने बहुत ढीला केस बनाया है। बॉम्बे पुलिस को और सीबीआई इन सबको बहुत अच्छी खासी उनको डांट पड़ी है। तो कहने का अर्थ ये है कि आप किसी एक समुदाय को आपने बदनाम किया, ये बोल के कि भाई ये लोग आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं, ये अपने आप में बहुत ज्यादा दुखद बात है। और आप इस चीज को समझिए कि एक राज्य का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 21 जुलाई जो है वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी का फाउंडेशन डे रहता है। ममता बनर्जी ने उस दिन में कलकत्ता में ये आह्वान किया है कि भाई, बहुत ही स्ट्रेस देके कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है, इनकी दुश्मनी बांग्लादेशियों से नहीं है, बंगाली स्पीकिंग लोगों से है। और ये पश्चिम बंगाल के भी बंगाली लोगों को मार मार के भगाया जा रहा है, और इन सब की जिम्मेदार जो है वो नरेंद्र मोदी सरकार है। आप इस बात को समझिए हिमांशु जी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह यदि किसी एक नेता से बहुत ज्यादा घबराते हैं तो वो है ममता बनर्जी, क्योंकि वो लाख चाहने के बाद भी पश्चिम बंगाल की सरकार में या पश्चिम बंगाल में जरा भी जो है वो ममता बनर्जी को अस्थिर नहीं कर पाए। पूरी इन्होंने धन बल, अपना हर तरीके की शक्ति का प्रयोग कर लिया, सीबीआई ईडी सब लगा के देख लिया, पैसों से इन्होंने नेताएं खरीद लिए तृणमूल कांग्रेस के। उसके बावजूद भी ममता बनर्जी शेरनी की तरह डटी हुई है और इनको मुकाबला दे रही है। और 2026 के इलेक्शन में ऐसा लग रहा है कि जम के जो है, मतलब वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा यदि वो इसी तरीके की हरकत जो है इसको चालू रखती है।
या तो मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल से ही भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स जो हैं अपनी ही सरकार की एक्टिविटीज का कड़ा विरोध करेंगे। आने वाले दिनों में वो स्पष्ट होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स जो हैं ये जो एक्सरसाइज चल रही है इसके लिए थोड़ा सा कॉशियस होने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कहेंगे और कहेंगे कि आप डॉक्यूमेंट्स चेक करके ही वेरीफाई करके ये कीजिए, आप हर किसी को प्रताड़ित मत कीजिए, हर किसी को डिटेन मत कीजिए। तो आने वाले दिनों में देखने वाला होगा कि पश्चिम बंगाल की भाजपा इकाई और राष्ट्रीय इकाई के बीच में किस तरीके से जो है स्थिति डेवलप होती है, किस तरीके का विचार विमर्श होता है। जी बिल्कुल, सुरक्षा के नाम पर जो राजनीति हो रही है ये नहीं होनी चाहिए। हम बिल्कुल चाहते हैं कि देश सुरक्षित रहे और यहाँ कोई भी अप्रिय घटना ना घटे, कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना सरकार की निगरानी में इस देश के अंदर ना घुसे ना रहे, ये हम सब चाहते हैं। लेकिन सरकार इस पर राजनीति करेगी और कहेगी कि आप बंगाली बोल रहे हैं, तो फिर हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में किस तरह से हिंदी स्पीकिंग लोगों को मारा जा रहा है और मारा भी जा रहा है, तो उस पर एक्शन क्या हो रहा है? मतलब एक्शन के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा। अब ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है सरकार की नीयत पर। देखते हैं क्या होता है आगे आने वाले समय में। राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। हमारे दर्शक हमें कमेंट करके बताएं कि वो इस विषय पर क्या सोचते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। ओके सर। ओके।